हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राज। और आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड का क्लास 10th 2026 के लिए साइंस में अभी तक आपने एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया न देखा, तो आइए इस पार्ट 15 से 15 या 16 तक जाएगा। इसमें आपको पार्ट 15 या 16 तक जाएगा, जिसमें आपको पूरा साइंस में कंप्लीट हो जाएगा। और पहला चैप्टर है, पार्ट 1 का पहला चैप्टर है, जिसमें है कि आपको 8 से 10 नंबर जो है, 8 से 10 नंबर कंप्लीट करा देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। याद रखिए, सब्जेक्टिव जो है आपका, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है? तो सब्जेक्टिव से ही जो है वह ऑब्जेक्टिव बनता है। तो यह चीज आप लोग याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है लघु उत्तरीय। क्या है? तो लघु उत्तरीय जो है प्रश्न वो बता रहे हैं, और इसी में हम आपको दीर्घ उत्तरीय जो है वो भी प्रश्न बता देंगे। और ये तांडव डे चलेगा, आपको 15 से 16 दिन चलेगा लगातार, 15 से 16 दिन लगातार चलेगा। और इससे जो है 2026 में आपको पक्का से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है 1 से आपको टोटल जितना भी चैप्टर है इसमें 1 से 7 चैप्टर जो है आपका भौतिक में है। क्या है? फिजिक्स में आपका 7 चैप्टर है। तो बढ़ते हैं पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करते हैं आज। तो पहला जो क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, प्रकाश क्या है? पहला ही क्वेश्चन आपको प्रकाश क्या है, यानी कि रोशनी जो है वह क्या है। तो रोशनी जो, आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्या देखते हैं उत्तर? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी कि रोशनी जो है वह ऐसा भौतिक कारक है जिससे हम लोग किसी भी चीज को, वस्तु को, सामान को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। और यह जो निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात माने जो होता है बिना हवा में भी यह गति करती है। निर्वात में जो है इसका चाल 3 लाख किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और इसको एक तरह से और लिखा जाता है कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या? मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है। यानी कि बिना हवा में इसका चाल जो है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। प्रकाश जो है, प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है। प्रकाश जो है वह सरल रेखा पर गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बढ़ते आगे। आगे आपका है 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ पर एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ पर थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना का नाम विवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? इस घटना का नाम, तो क्या गया, जो कि यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, तो इस घटना का जो नाम है, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, सही है नाम, आपको विवर्तन का नाम जो है इसका दिया गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? यानी रोशनी जो है वह जहां से निकलती है उसी को जो है प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक, तो इसको उत्तर में लिखना है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का भी मतलब जो है निकलना ही होता है। उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश को स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि, यानी और भी बहुत कुछ है। आप बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के
क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर देखना है आपको, प्रकाश के गमन के आधार पे जो है वह पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है परभासी है। क्या? परभासी। अब पहला है पारदर्शी। पारदर्शी क्या है? वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार नहीं की जाती है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार नहीं की जा सकती है, जैसे कांच, पानी, हवा। कांच, पानी, हवा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, 2 नंबर में ये है अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ईटा और पत्थर। अब है पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। अब बढ़ते हैं, आपको छाया क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। छाया किसे कहते हैं या छाया क्या है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। आगे भी आपको जो दे रहे हैं वो 5-5 नंबर में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं, छाया क्या है उत्तर की ओर। उत्तर है जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु को या उसके पीछे एक अंधेरा जो क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर, यानी प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, यानी अपारदर्शी वस्तु आपका हो गया पत्थर, ईटा, वह रख दिया जाता है तो उसके पीछे एक काला परछाई बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो छाया कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? उत्तर में आपका किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। आइए देखते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज जो है वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या होती है? समांतर होती है, उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये जो सीधा जा रहा है, ये देखिए सीधा जा रहा है, यह आपका जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। अब बढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज। जैसे आपको जमा जो हो जाती है, आइए ये बताते हैं जमा कैसे होते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि जमा कैसे होता है। इसको मार दिए हम डिलीट। अब चलिए बताते हैं। जैसे ये है कह रहा है वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु, ये डाल दिया आपको एक बिंदु। आप बढ़ते हैं दूसरा, एक बिंदु पर जमा होती है। तो जमा जो होता है वह इधर से रोशनी आ रही है, किधर से? इधर से आपका रोशनी आ रहा है, वह जमा जो हो जाती है, इस जमा होने की घटना जो है यहाँ, इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, याद रखिएगा, अभिसारी किरण पुंज। आप बढ़ते हैं, तीसरा नंबर जो है वह है आपका अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ये डॉट है, यहाँ से आपको किरण फैलती हुई नजर होगी, वह है आपका क्या हो जाएगा?
अपसारी किरण पुंज। आप बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सभी शुरू से समझे है, ये भी समझिए। ठीक, प्रकाश क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने की इसी घटना को जो है प्रकाश का क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने के जो इस घटना है, घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर से। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI, जो भी आप करिए वो सब क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो है वह दो नियम होते हैं। कितने नियम, तो दो नियम। पहला नियम है, जो पहले नियम के अनुसार जो है, पहला नियम आपका कहता है, पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब दो तीनों एक ही तल में होता है। कितने में होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा जो नियम है वह है, दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, यानी I बराबर R। आप बढ़ते हैं फिर से दूसरे क्वेश्चन। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। उत्तर में आपका है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसके बाद, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उस वस्तु का ही प्रतिबिंब कहते हैं। और यह जो है दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आपको यहाँ हम 5 नंबर का सवाल दिखाना चाहेंगे। 5 नंबर जो आता है आपका साइंस में पूछा जाता है, वह यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए। क्या बताए, अंतर बताए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें से आपको 4 से 5 अंतर बताना है, तब आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हम आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो अंतर हम आपको यहाँ अच्छे से बता देते हैं। वैसा अंतर तो अभी नहीं बताया कि यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिए तब यहाँ ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, वो वाला तो नहीं बताया, वो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, पर हम आपको समझा देते हैं। तो अंतर आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। तो वह है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है इसमें, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आप बढ़ते हैं, दर्पण क्या है। दर्पण आप लोग भी जानते हैं, शीशा। शीशा क्या है, आइए देखते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसे ही दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और आईना जो है, आईना के पीछे जो रंग किया जाता है वही यहाँ रंग की बात हो रही है। तो आप बढ़ते हैं, दर्पण जो है वह 3 प्रकार के हैं। तो आइए दर्पण देखते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। दर्पण जो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, बस इतना ही याद रखना है। वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वही सब बस डाला गया है। अब एक गोलीय दर्पण क्या है,
तो गोलीय दर्पण है आपका, फिर से क्वेश्चन आया है, वो है गोलीय दर्पण। मेन जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, वो आपको समझाने के लिए था, जितना भी था उसको भी याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में नहीं पूछा तो ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर पूछेगा। अब उत्तर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहलाता है या गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह होता है आपका अवतल, दूसरा होता है उत्तल। अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है, देखिए ये जो है धंसा हुआ होता है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। आइए अवतल दर्पण क्या है इसको समझते हैं। तो अवतल दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, क्या हो? धंसा हो। देख लीजिए यहाँ से धंसा हुआ है ये ऐसे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढका हो उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी क्या कहा जाता है। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन अवतल दर्पण किसे कहते हैं यह नहीं पूछा गया और यह पूछा गया कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको आंसर यही लिखना है, अभिसारी दर्पण को ही जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अब अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये देखिए इससे उत्तल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में आपको ये लाइन लिख देना है, आपको 2 नंबर आराम से दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपका साफ साफ पूछा जाता है। साफ साफ जो अभी हम बता रहे वही लिख दीजिएगा। 5 में एक भी नंबर नहीं काटेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। पहला हम अवतल दर्पण का बता रहे हैं और दूसरा जो बताएंगे वह बताएंगे उत्तल दर्पण का। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कॉपी के ऐसे कॉपी रहेगा एक चरखुट, उसके बीच में जो है एक लाइन फाड़ देना है। क्या पढ़ना है? यहाँ लाइन फाड़ देना है और इधर अवतल लिखना है, इधर उत्तल के बारे में लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। पहला में आपको यह लिखना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और सेम इसका उल्टा लिखना है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण देखिए आपका, उत्तल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब है अवतल दर्पण का 2 नंबर का है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। यही में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन में ई, ऑप्शन में आपका धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा, तो उत्तल दर्पण जो है वह उसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं तीसरा अवतल में। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर है आपका अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उत्तल का जो चौथा है वह अवतल दर्पण सीधा ही, उत्तल दर्पण जो है वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन का था। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको जरूर से जरूर याद करिएगा, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। आप बढ़ते हैं आगे। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, हजामत दर्पण के रूप में। हजामत मतलब क्या हुआ पता है आप लोग को? तो नहीं है तो हम बताते हैं। हजामत मतलब दाढ़ी उड़ी जो जहाँ बनता है वहाँ जो शीशा लगा रहता है वह रहता है अवतल दर्पण का। क्या रहता है? अवतल दर्पण का रहता है। दूसरा जो है इसका उपयोग होता है रोगियों के नाक, कान और गला देखने में। नाक, कान, गला देखने में, क्योंकि इसमें जो है
प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, जिससे आप बाल कटाने जाते हैं और उस आईना में देखते हैं तो आपको नजर आता है कि मेरा बाल बढ़ा हुआ है। अब तीसरा जो है वह सोलर कुकर में, और चौथा टर्च लाइट में, टर्च लाइट में सर्च लाइट और टर्च लाइट मतलब टॉर्च जो होता है वो, और टेबल पे लैंप जो रखता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी इत्यादि है बहुत सारा, इतना लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हजामत दर्पण में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। हजामती दर्पण जो है उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर लिखना आपको, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, किसके बीच, ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण क्या होता है, बनने के कारण ही हजामती दर्पण जो है उसके रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, उत्तर में लिखना आपको, जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस जो है पर जाकर वह जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अब बढ़ते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उत्तर में लिखना आपको, जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रकाश प्रधान अक्ष के क्या है, वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग जो है वह किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग टर्च लाइट में या टर्च लाइट में क्यों किया जाता है, आंसर में लिखना है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान और उसके समानांतर भेजी जाती है। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान और उसके समांतर भेजी जाए या भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग टर्च लाइट में किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आंसर में लिखना है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, साइड मिरर में किया जाता है। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन में। लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। इसमें था आपका साइड मिरर का उपयोग में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार टाइपिंग हो गया है, कोई बात नहीं, पर इसका जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन था, चैप्टर 1 का कितना का, तो चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आधा से ज़्यादा करवा दिए आपको। अब पार्ट 2 जो है आपका आएगा। पार्ट 2 1 मिनट हम भी देख लेते हैं। पार्ट 2 का PDF रेडी है, बस वीडियो बनाना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका पार्ट 2 आएगा और आपका 7 चैप्टर है, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितना, 15 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 2 जो है वह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 कल खत्म होगा, कल आपको इसका वीडियो आ जाएगा। तब तक में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो का नोट्स तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।